गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रसायन का लेसन 8 जल का अगला टॉपिक कठोरता दूर करने की विधि का आखिरी प्रोसेस, रिमूवल ऑफ हार्डनेस, मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। कठोरता दूर करने की विधियां का अगली विधि आयन विनिमय रेजिन विधि। कठोरता दूर करने की ये सबसे अच्छी विधि है, लेकिन ये विधि महंगी पड़ती है, इसलिए ये विधि बहुत कम काम में ली जाती है। आयन, जैसा कि इसमें नाम ही बता रहा है, आयन विनिमय रेजिन विधि, आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस। रेजिन ये कॉम्प्लेक्सोमेट्री विधि है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री विधि है पहला। दूसरा, ये विधि विनिमय विधि है। जल में उपस्थित कठोरता के आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और एक ऋण आयन। धन आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिनके कारण कठोरता होती है। ऋण आयन बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन। विनिमय रेजिन जो है, ये इस आयन विनिमय रेजिन विधि को हम विआयनीकरण विधि भी कहते हैं या आयनीकरण विधि भी कहते हैं। दूसरा, इस विधि को हम डीमिनरलाइजेशन मिनरलकरण विधि भी कहते हैं, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इस विधि में रेजिन एक कॉम्प्लेक्स है, ये रेजिन कॉम्प्लेक्स है, एक जटिल लवण है जिसका की फॉर्मूला मुश्किल होता है। जल में उपस्थित कठोरता के आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और दूसरा ऋण आयन। इसलिए दो प्रकार की रेजिन काम में ली जाती है, एक धनायन रेजिन कहलाती है, कैटायन रेजिन कहलाती है, और दूसरी रेजिन कहलाती है ऋण आयन रेजिन। ये कॉम्प्लेक्स हैं, एनायन रेजिन कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए इनका सूत्र मुश्किल है। इसलिए धन आयन को हम लिखते हैं RH+ और ऋण आयन को लिखते हैं हम ROH-। इसमें धन आयन हाइड्रोजन आयन जल में उपस्थित कठोरता के धन आयन को विस्थापित कर देता है। इसी तरह ऋण आयन रेजिन में उपस्थित ऋण आयन कठोरता के ऋण आयन को विस्थापित करके जल को मृदु बना देता है और कठोरता पूर्णतः दूर हो जाती है। इस विधि में जो मृदुकर काम में लिया जाता है वो महंगा पड़ता है, इसलिए, और रेजिन महंगी पड़ती है, इसलिए ये विधि महंगी है। इसमें हम दो प्रकार के मृदुकर जो काम में लेते हैं, उसमें दो बड़े आयताकार बर्तन होते हैं। पहले में धनायन रेजिन लगी रहती है, देन आयन रेजिन का बेड बिछा रहता है। दूसरे में ऋण आयन रेजिन का बेड लगा रहता है। कठोर जल के दोनों आयन को हम इसमें से प्रवाहित करते हैं और कठोर जल में उपस्थित आयन रेजिन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, विनिमय हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाता है और जल मृदु हो जाता है। पहले में धनायन रेजिन बेड, दूसरे में ऋण आयन रेजिन का बेड लगा रहता है, इसके ऊपर फिल्टर लगे रहते हैं। नीचे से मृदु जल की निकासी नल लगे रहते हैं। ऊपर कठोर जल को प्रवाहित किया जाता है, लगातार कठोर जल प्रवाहित करते रहते हैं। कुछ समय बाद मृदु जल की प्राप्ति होती रहती है। इस विधि से जो मृदु जल प्राप्त होता है उसके स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका स्वाद बिल्कुल अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जल में दोनों प्रकार के आयन या जल की कठोरता पूर्णतः दूर हो जाती है। रेजिन जल में विलय रहती है और इसके स्वाद में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बहुत समय तक काम करने के कारण रेजिन अशक्त हो जाती है, जिसे हम वापस सशक्त बना लेते हैं। धनायन रेजिन जल में उपस्थित कठोरता के आयन के साथ क्रिया करती है और जल को मृदु बना देती है, जल में हाइड्रोजन आयन देती है और कैल्शियम का विलयशील लवण बनता है। इसी तरह से ये मैग्नीशियम आयन के साथ भी क्रिया करती है और विलयशील
मैग्नीशियम की रेजिन बनाती है और जल में धन आयन जाते हैं। इसलिए धन आयन प्रतिस्थापक रेजिन या धन आयन एक्सचेंजर रेजिन भी कहलाती है। प्रतिस्थापक जो कि आपस में विनिमय हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, कठोरता के आयन को हाइड्रोजन आयन के साथ विनिमय होकर जल में हाइड्रोजन आयन जाते हैं, जिसके कारण जल के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह से ऋण आयन रेजिन कार्य करती है। प्रतिस्थापक या प्रतिस्थापन रेजिन, एक्सचेंजर रेजिन, ROH रेजिन जल में उपस्थित कठोरता के आयन क्लोराइड आयन के साथ क्रिया करके RCl बना लेती है और जल में हाइड्रोक्सिल आयन जाते हैं। ROH रेजिन सल्फेट आयन के साथ क्रिया करके SO4 सल्फेट रेजिन बना देती है और जल में हाइड्रोक्सिल आयन जाते हैं। इसी तरह से ये ROH रेजिन बाइकार्बोनेट आयन के साथ क्रिया करती है और बाइकार्बोनेट रेजिन में परिवर्तित हो जाती है और जल में हाइड्रोक्सिल आयन जाते हैं। जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आपस में क्रिया करके जल बना देते हैं। इस तरह से जल में किसी प्रकार की कोई कठोरता, कोई विलेयता, कोई अवक्षेप नहीं आता है और जल मृदु हो जाता है। बहुत समय तक काम करने के बाद धन आयन रेजिन और ऋण आयन रेजिन अशक्त हो जाती है, डिसेबल्ड हो जाती है, काम करने योग्य नहीं रहती है। इसलिए धन आयन रेजिन को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अम्लीय विलयन के साथ क्रिया कराते हैं और ये इसको वापस से सशक्त बना लेते हैं, काम करने योग्य बना लेते हैं। HCl के साथ क्रिया करके ये RH बना देती है और कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। साथ ही साथ ऋण आयन रेजिन बेस के साथ, प्रबल बेस के साथ क्रिया करती है, NaOH के साथ क्रिया करती है और NaOH के साथ क्रिया करके ये वापस से सशक्त रेजिन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। धन आयन रेजिन और ऋण आयन रेजिन ये वापस से काम करने लगते हैं, जल को मृदु करने की क्रिया चालू कर देते हैं। इस प्रकार से ये जल को मृदु करते हैं। अब हम इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, कठोरता के आकलन की विधि, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस, कि जल में उपस्थित कठोरता कितने प्रकार की है, उसकी कितनी मात्रा है। ये आकलन की विधि कॉम्प्लेक्सोमेट्री विधि है। इसे सब टाइट्रेशन के द्वारा हम मालूम करते हैं कि जल में कितनी प्रकार की कठोरता है, कितनी मात्रा में कठोरता है। कठोरता के ये आकलन की विधि कहलाती है। बहुत सारी विधियां काम में ली जाती है, ओ हेनर की विधि, सोप टाइट्रेशन मेथड, लेकिन मुख्यतः आजकल जो विधि काम में ली जाती है ये विधि कहलाती है EDTA विधि। ये विधि इसलिए काम में ली जाती है क्योंकि इस विधि के द्वारा सही मात्रा में कठोरता का आकलन होता है। साथ ही साथ ये विधि आसान है और तीसरा ये विधि शीघ्र ही सही परिणाम दे देती है। इसलिए EDT मेथड को ही आजकल EDTA विधि को ही काम में लेते हैं। कठोरता के आकलन की EDTA विधि में सबसे पहले EDTA का नाम और सूत्र क्या है। EDTA का नाम है एथिलीन। E मतलब एथिलीन, D मतलब डाईअमीन, T मतलब टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका मोनोसोडियम, डाइसोडियम और टेट्रा सोडियम सॉल्ट को, लवण को काम में लिया जाता है। इसका सूत्र है एथिलीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो CH2 दोनों बॉन्ड खुल जाते हैं और दोनों तरफ एक एक NH2 डाईअमीन जुड़ जाता है। डाईअमीन में उपस्थित 2 H2O एसिटिक एसिड के साथ रिप्लेस होकर के टेट्रा एसिटिक एसिड आ जाता है, CH2COOH। ये है एथिलीन डाईअमीन का सूत्र। CH2 बॉन्ड CH2 दोनों तरफ N डाईअमीन और डाईअमीन के हाइड्रोजन को एसिटिक एसिड से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसका मोनोसोडियम का सॉल्ट काम में लेते हैं तो एक जगह पर किसी भी हाइड्रोजन की जगह पर Na आ जाता है। अगर डाईसोडियम सॉल्ट काम में लेते हैं तो ट्रांसपोजिशन पर सोडियम आ जाता है। ये डाईसोडियम सूत्र कहलाता है EDTA का। EDTA के द्वारा कार्य करने के लिए, कठोरता का आकलन करने के लिए टाइट्रेशन विधि, अनुमापन विधि काम में ली जाती है। अनुमापन विधि वही
ब्यूरेट, पीपेट, फ्लास्क की सहायता से और सूचक का उपयोग करते हुए अंतिम बिंदु ज्ञात करके क्रिया का पूर्ण होना ज्ञात करते हैं। फिर काम में आए हुए विलयन की मात्रा को ज्ञात करके हम ईडीटीए विधि के द्वारा जल में उपस्थित कठोरता का आकलन कर लेते हैं। इस विधि के द्वारा गणना करने के लिए हमें सबसे पहले विलयन बनाने होते हैं। विलयन पहला ईडीटीए का प्रमाणित विलयन। ईडीटीए का प्रमाणित विलयन बनाने के लिए हमें सबसे पहले कठोर जल का प्रमाणित विलयन बनाना पड़ता है। कठोर जल का प्रमाणित विलयन बनाया जाता है 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 1 मिलीलीटर या कम से कम HCl की मात्रा में, सांद्र HCl की मात्रा में विलय करके उसे उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे HCl उड़ जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट रह जाता है। इस तरह से इस विधि को 2-3 बार दोहराया जाता है। फिर उसमें 1 मिलीलीटर जल मिलाकर के इस विलयन को 1 लीटर बना लिया जाता है, जिसका कि 1 मिलीलीटर 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य होता है। फिर इसके द्वारा ईडीटीए के लगभग विलयन को 4 ग्राम ईडीटीए को 1 लीटर में विलय करके बनाए गए विलयन के द्वारा प्रमाणित कर लिया जाता है और ये माना जाता है कि 1 मिलीलीटर ईडीटीए का विलयन 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य होता है। दूसरा विलयन इसमें बनाया जाता है सूचक का। सूचक इसमें काम में लिया जाता है EBT, इरियोक्रोम ब्लैक टी। सूचक काम में लिया जाता है इरियोक्रोम ब्लैक टी का। ये कॉम्प्लेक्स है जिसे हम 0.5 ग्राम को 100 मिलीलीटर अल्कोहल में विलय करके बनाते हैं। इसका रंग नीला आता है। तीसरा इसमें काम में लिया जाता है बफर विलयन। बफर विलयन वे विलयन जो अपने में होने वाले पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं बफर विलयन कहलाते हैं। इसमें अमोनिया बफर विलयन को काम में लिया जाता है। अमोनिया बफर विलयन की पीएच 10 रहती है। इस 10 पीएच पर इस अनुमापन क्रिया को पूरा किया जाता है। इसलिए 10 पीएच को निश्चित रखने के लिए, फिक्स रखने के लिए या स्थिर रखने के लिए अमोनिया बफर विलयन को काम में लिया जाता है। अमोनिया बफर विलयन बनाने के लिए 67.5 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को 570 मिलीलीटर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घोल करके बाकी रेस्ट पानी मिलाकर के 1 लीटर विलयन बना लिया जाता है। चौथा, इस विलयन में कठोर जल का विलयन काम में लेते हैं जिसमें कठोरता का आकलन करना होता है। इस विधि का मुख्यतः सिद्धांत काम में लिया जाता है। इस विधि का सिद्धांत है कि जल में उपस्थित कठोरता के आयन कौन कौन से होते हैं? कठोरता के आयन जल में कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण और मैग्नीशियम के कारण। ये सूचक EBT के साथ क्रिया करके लाल बैंगनी रंग का अस्थायी जटिल लवण बनाते हैं। लाल बैंगनी रेड वाइन कलर का अस्थायी जटिल लवण बनाते हैं। वापिस बता रहे हुए इस क्रिया का सिद्धांत, जल में उपस्थित कठोरता के आयन कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन सूचक EBT के साथ क्रिया करके लाल बैंगनी रंग का रेड वाइन कलर का अस्थायी जटिल लवण बनाते हैं, जो कि EDTA के प्रमाणित विलयन के साथ प्रमाणित स्टैंडर्ड विलयन अर्थात जिसकी की हमें कठोरता पहले से ज्ञात होती है। हमने पहले से ज्ञात कर रखा है कि 1 मिलीलीटर EDTA 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य है के साथ क्रिया करके नीले रंग का स्थायी लवण बनाते हैं और कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन EDTA के साथ क्रिया कर लेते हैं और स्थायी लवण बनाते हैं, जटिल लवण बनाते हैं।
और ये क्रिया 10 pH पर, जो कि अमोनिया बफर के द्वारा स्थिर रखा जाता है, होती है। काम में आए हुए EDTA के आयतन के द्वारा हम कठोरता का गणना करके कठोरता का आकलन कर लेते हैं। वापिस बताती हूँ मैं ये इस क्रिया का सिद्धांत। जल में उपस्थित कठोरता के आयन सूचक EBT के साथ क्रिया करके लाल बैंगनी रंग का अस्थायी जटिल लवण बनाते हैं, जो कि EDTA के प्रमाणित विलयन के साथ क्रिया करके नीले रंग का स्थायी जटिल लवण बनाते हैं। उपरोक्त दोनों अभिक्रिया 10 pH पर होती है, जो कि अमोनिया बफर के द्वारा स्थिर रखी जाती है। काम में आए हुए EDTA के आयतन के द्वारा हम कठोरता का गणना करके कठोरता का आकलन कर लेते हैं। ये कहलाता है इस क्रिया विधि का सिद्धांत। थैंक यू।